हर साल सनदी नुमाइश होती है, यानी एग्जीबिशन होता है, एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन होता है जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट। ये होता है हेमटेक्स कहते हैं, बहुत मशहूर है, मैं भी बहुत दफ़ा वहाँ पे गया हूँ और गालिबन आप लोग भी गए होंगे या आपके जानने वाले भी गए होंगे। 2 मिनट के लिए अज्यूम करें कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली अपना स्टॉल लगाते हैं। उस स्टॉल में हम अपने तौलिया, बेडशीट, जीन्स, शर्ट्स वगैरह जो हमारे सैम्पल्स होते हैं हम रखते हैं और दुनिया भर के कस्टमर वहाँ पे आते हैं और उन कस्टमर्स को वो सैम्पल्स दिखाते हैं। उनको पसंद आता है तो हम उनसे रेट वगैरह नेगोशिएट करते हैं, क्वांटिटी वगैरह पूछते हैं, उनका ऑर्डर लेते हैं और फिर उनका माल बना के उनको शिप करते हैं। ये मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया। लेट्स सपोज कि हम हेमटेक्स में बैठे हुए, मैं बैठा हूँ या आप बैठे हुए हेमटेक्स के ऊपर, ठीक है जी, फ्रैंकफर्ट में मैं बेचने वाला हूँ और वहाँ पे ख़रीदार आता है। ख़रीदार फ़र्ज़ करें अमेरिका से आता है, बेचने वाला मैं हूँ, पाकिस्तान से आता हूँ, शहर है फ्रैंकफर्ट जर्मनी का। वो मेरे स्टॉल के अंदर आता है और आके मेरी चीज़ें देखता है, मेरे तौलिए देखता है जो मैं बनाता हूँ, बेडशीट्स देखता है, जीन्स देखता है, शर्ट देखता है, फलाना ढमाका। वैसे जीन्स शर्ट होती नहीं है वहाँ पे, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको सिर्फ। उसमें से कुछ चीज़ें वो पसंद कर लेता है कि हाँ यार ये चीज़ें मुझे पसंद आ रही हैं कि चीज़ अच्छी है। वो अमेरिका से आया है और मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ये याद रखिएगा। अब वो मुझे कहता है यार ठीक है, अब मुझे बेडशीट जो है पूरा कंटेनर चाहिए, फॉर एग्जांपल 15,000 सेट्स चाहिए, और मुझे तौलिए का एक पूरा कंटेनर चाहिए, फॉर एग्जांपल 10,000 किलो चाहिए। ये आपसे बात हो जाता है, अपने डिज़ाइन वगैरह दिखाते हैं, अपने कलर वगैरह दिखाता है, आपसे प्राइस वगैरह पूछते हैं। आप फ़र्ज़ करें उसको कहते हैं भाई $10 एक सेट के होंगे बेडशीट के और $5 पर किलो होगा तौलिया। मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये कोई एक्चुअल सिचुएशन नहीं है, ऐसा यूजुअली ऐसा होता है। अब मसला ये है कि सारे पेमेंट्स भी हो गई, क्वांटिटी भी हो गई, डिज़ाइनिंग भी हो गई, सब कुछ रेडी हो गया, लेकिन मसला ये है कि आप तो उस अमेरिकन कस्टमर से, बायर से पहली बार मिल रहे हो और मैं मतलब ना वो मुझे जानता है ना मैं उसे जानता हूँ। तो फिर सवाल ये है कि पेमेंट कैसे हो, पैसा कैसे दिया जाए। देखो जो बड़े बड़े जॉइंट कस्टमर्स होते हैं ना, मैं नाम नहीं ले रहा इस वक्त, उनमें तो चलो एक बात समझ आती है कि इतना बड़ा कस्टमर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके ऑफिसेस हैं, पेमेंट हो ही जाएगी। लेकिन यूजुअली जो मिडिल टाइप के कस्टमर्स होते हैं जिनके ऑफिसेस नहीं होते पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों में, वो फिर पेमेंटें कैसे करते हैं, ये भी एक सवाल पैदा होता है। तो उसके लिए एक ऐसी जोड़ होना चाहिए दोनों के दरमियान कि पाकिस्तान और अमेरिकन कस्टमर और बायर के दरमियान कि हम पेमेंटें कैसे करेंगे। उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं अपने बायर से पूछता हूँ इस तरह से कि तुम्हारा कोई बैंक है अमेरिका में? वो कहता है हाँ मेरा अमेरिका में बैंक है। मैं कहता हूँ मेरा भी पाकिस्तान में बैंक है। लेट्स सपोज कि उसके बैंक का नाम ABC बैंक है, ठीक है, या मेरे बैंक का नाम ABC बैंक है, उसके बैंक का नाम XYZ बैंक है, ठीक है ना। हम ऐसा कर लेते हैं, पाकिस्तान में जो मेरा बैंक है वो ABC बैंक हो गया, अमेरिका में जो उसका बैंक है वो XYZ बैंक हो गया। वो मुझे कस्टमर कहता है कि मेरा XYZ बैंक जो है वो मुझे 10 करोड़ रुपए लोन देने को तैयार है कि मैं जितना चाहूँ दुनिया भर से माल खरीदूँ। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड पर आपको लिमिट मिलती है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए की, कभी इसमें आप जितना चाहे माल खरीदें। इस तरह बैंक जो है वो मेरे कस्टमर को 10 करोड़ की लिमिट देता है। मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा ये माल 1 करोड़ का है तो बस तुम खरीद लो मुझसे। फिर मैं अपने ABC बैंक को ये बोलता हूँ कि उसके XYZ बैंक अमेरिका में जाए और मतलब वो कम्युनिकेट करे और पूछे कि भाई है ना इसका पैसा वैसा सब ये जो कह रहा है। तो वो ABC बैंक जो मेरा पाकिस्तान में है वो XYZ बैंक अमेरिका में उसके बैंक से पूछता है क्या भाई पैसा वगैरह है इसके पास, आप इतना कर्जा दोगे उसको? तो कहता है हमने इसको 10 करोड़ रुपए, मिसाल दे रहा हूँ, देने का कहा है कि हम आपको 10 करोड़ की लिमिट दे रहे हैं, लेकिन 10 करोड़ में से 9 करोड़ इस्तेमाल कर चुका है। जैसे मैं क्रेडिट कार्ड में से 1 लाख की लिमिट हो और मैं से 90,000 इस्तेमाल कर चुका हूँ, सिर्फ 1 करोड़ बचा हुआ है। तो मैं कहूँगा कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरा जो माल ये मुझसे खरीद रहा है वो भी 1 करोड़ का ही है, ठीक है ना, तो लिमिट के अंडर है। अब ये हो गई, ये मेरी सेटिंग बन गई कि हाँ भाई मेरा माल। अब मैं उससे कहता हूँ कि ठीक है यार जो तुम उसे क्रेडिट दे दो, वो उसे अमेरिकन XYZ बैंक जो है वो अपने कस्टमर को क्रेडिट दे रहा है और वो कस्टमर मेरा बायर है। वो जो उसको क्रेडिट दे रहा है, बात समझना बड़ी इंपॉर्टेंट, वो जो क्रेडिट दे रहा है ना, तो मैं कहता हूँ उस क्रेडिट का मुझको एक लेटर बना के दे दो एज अ प्रूफ कि हाँ भी तुम उसको इतना क्रेडिट दोगे इस माल के अगेंस्ट। वो कहते हैं कोई मसला नहीं है, तो वो एक लेटर बना के देता है क्रेडिट का, इसे कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, LC। अब समझ आया LC क्या होती है? LC का मतलब है कि वो बैंक XYZ बैंक ये कंफर्म करता है कि हम इतना क्रेडिट अपने इस कस्टमर को देंगे जिसके अगेंस्ट वो शॉपिंग कर सकता है, ठीक है ना। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख रुपए की लिमिट का क्रेडिट कार्ड हो, उसमें से 90,000 इस्तेमाल कर चुका हूँ, 10,000 का वो क्रेडिट कार्ड लेके जाता हूँ शॉपिंग मॉल में और मैं शॉपिंग कर सकता हूँ। ये मैंने आपको एक बेसिक सी एक बात बता दी। लेकिन जब ये LC का प्रोसीजर शुरू होता है तो बैंक
कस्टमर बैंक को कहता है, अपने बैंक को कहता है कि इसको ये बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब ये इतनी शराइत रखे तो मैं भी कुछ शराइत रखूंगा। अब मैं एलसी के अंदर कुछ कवानीन रखूंगा, कर्टन का वजन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बेडशीट का साइज इतना होना चाहिए, उसका जीएसएम या वजन बेडशीट कितना होना चाहिए, तौलिया इस तरह का होना चाहिए। जितनी अपनी चीज़, क्वांटिटी ज़्यादातर होता है कि जितनी क्वांटिटी उससे ज़्यादा ना हो, क्वांटिटी कम ना हो, फलाना ढिमाका। तो सबसे पहले एलसी का एक ड्राफ्ट भेजा जाता है। वो एलसी का एक ड्राफ्ट XYZ बैंक, ABC बैंक मुझको भेजेगा कि मुझे दिखाने के लिए भाई ये इस तरह की शराइत है। मैं कहता हूँ सारी शराइत कबूल है, बस एक शर्त नहीं है भाई, मैं एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं दे सकता, ±5% क्वांटिटी में हो सकता है। ये जाकर दोबारा ABC बैंक, XYZ बैंक अमेरिका को बोलता है, अमेरिका वाले कहते हैं चलो ठीक है यार, ये क्लॉज कर दी। अब ओरिजिनल एलसी आती है। एक बार ओरिजिनल एलसी आ गई तो ये कंफर्म करती है कि अब आप अपना माल बनाओ। देखो याद रखना, माल बनाने में ना 2 से 3 महीने लगते हैं। धागा लेना है, उसको वीव करना है, ब्लीच करना है, डाई करना है, प्रिंट करना है, स्टिच करना है, एक्सपोर्ट, इट्स अ लॉन्ग टाइम। 2 से 3 महीने लगते हैं। तो ये 2 से 3 महीने का जो टाइम है मेरा सिक्योर हो गया। और मेरा अब लेकिन जो शिपमेंट डेट दी है मुझे, उसके अंदर ये माल शिप करना है, ठीक है ना। अब फर्ज करें, मिसाल दे रहा हूँ, उसमें एक शर्त है, मैं बात समझिएगा, बड़ी अहम बता रहा हूँ। एलसी की जो उसने खोली, उसमें शर्त है कि एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगी, कि कोई तीसरी पार्टी होगी जो आएगी और मेरे माल को पाकिस्तान में इंस्पेक्ट करेगी, चेक करेगी, माल सही होगा, सर्टिफिकेट देगी ओके का, पास का। वो सर्टिफिकेट जाएगा बायर के पास, बायर कहेगा ओके है, वो माल वहाँ से शिप हो जाएगा। इसे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कहते हैं। अब सारा माल हुआ, मैंने तैयार किया, थर्ड पार्टी आई, उस पर इंस्पेक्शन किया, उसने पास किया, मैंने माल शिप कर दिया। जैसे ही माल शिप किया तो याद रखना, माल शिप करते ही ना शिपिंग लाइन जो होती है ना, ये जो बड़ी बड़ी शिपिंग लाइंस होती हैं, ये शिपिंग लाइन एक BL देती है, इसे कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग बोले तो आसान जबान में समझा देता हूं मैं, एक रसीद होती है इस बात की कि इस शिप के अंदर, इस कश्ती के अंदर आपका वो कंटेनर रखा हुआ है, उस कंटेनर का नंबर ये है, सील नंबर ये है, उसमें ये माल आ रहा है, उसमें इतना वजन है, ये सब उसमें लिखा होता है। ये कंफर्मेशन होती है कि हाँ जी, आपका कंटेनर, अब इंजन स्टार्ट हो गया शिप का, समंदर में पानी में आ गया और रवा दवा हो गया अमेरिका की तरफ। ये BL उस समझो एक तरह से उसकी रसीद होती है। ये मैंने शिपिंग लाइन का BL ले लिया। अब शिपिंग लाइन का BL तो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका पैकिंग लिस्ट लगा दी, इनवॉइस लगा दी, चीज़ें लगा दी, डॉक्यूमेंट लगा दिए, चैम्बर के डॉक्यूमेंट लगा दिए, और मैंने अपने ABC बैंक को दे दिए। ABC बैंक ने वो XYZ बैंक अमेरिका को दे दिए। अमेरिका वाले बैंक ने बायर को दिया कि देख लो भाई सब सही है। बायर ने चीखा चिल्लाया, नहीं भाई इसमें एक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट कहाँ है, वो जो मैंने थर्ड पार्टी को कहा था माल जाए चेक करे, उसमें पास का सर्टिफिकेट कहाँ है। इसने XYZ ने ABC बैंक को बोला, ABC बैंक ने मुझे बोला। मैंने कहा ओहो, इंस्पेक्शन तो मैंने कराई थी लेकिन सर्टिफिकेट लगाना भूला। फ़ौरन मैंने बच्चे को बोला जाओ जाके फ़ौरन इंस्पेक्शन कंपनी से सर्टिफिकेट लेके आओ। बच्चा गया, इंस्पेक्शन कंपनी सर्टिफिकेट लेकर आया, उसको स्कैन किया, उसके फोटोकॉपी बनाई, उसको ABC बैंक को दिया, ABC बैंक ने XYZ बैंक अमेरिका को दिया, उसने कस्टमर को दिया। कस्टमर ने कहा ओके। जब कस्टमर ने ओके कहा तो इसका मतलब है कि अब पेमेंट आ जाएगी एक टाइम पर। वो टाइम क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन देखो एक गड़बड़ तो हो गई ना। गड़बड़ क्या हुई कि मैंने उसमें एक डॉक्यूमेंट लगाना भूल गया, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। तो गड़बड़ को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब हुआ LC डिस्क्रिपेंसी। गड़बड़ तो हुई ना। इसके तकरीबन $50-60 के करीब रफली बैंक काटता है कि आपने गलती की, उसकी पेनल्टी है $50-60 तकरीबन रफली। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। उसके बाद अब जब बायर ने एक्सेप्ट कर लिया तो LC मैच्योरिटी डेट आ गई कि जी अब आपको पेमेंट मिल जाएगी। अच्छा, पेमेंट कैसे होती है? आपने सुना होगा LC 30 डेज, LC 60 डेज, LC 90 डेज, फलाना ढिमाका। इसका मतलब क्या हुआ? वो जो देखो, जब मैं डॉक्यूमेंट्स बायर को भेजता हूँ ना, तो ना LC 30 डेज फ्रॉम BL डेट। BL क्या है? वो रसीद के शिप का इंजन स्टार्ट हो गया, शिप चली गई, शिप के अंदर वो कंटेनर रखा हुआ, उस कंटेनर में वो रसीद है बेसिकली। उस रसीद के डेट से 30 दिन के बाद बायर का बैंक XYZ बैंक ABC बैंक के अंदर पेमेंट जमा करा देगा। ये हो गया डन बात। इसे कहते हैं LC मैच्योरिटी डेट। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी BL की डेट जो है वो 1 मार्च है और LC 30 डेज है, तो इसका मतलब है 30 मार्च को मेरी पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। और अगर LC 60 डेज है तो तकरीबन कोई एंड अप्रैल में आएगी। LC 90 डेज है तो एंड मई में आएगी। ये होते हैं LC के दिन वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक रफ आइडिया देना था कि LC क्या होती है, LC किस तरह बनती है, LC मैच्योरिटी डेट क्या होती है, LC का काम कैसे किया जाता है। अच्छा, ये कोई कोर्स नहीं है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। और सारा कुछ जो मैंने बताया ये किसी बुक से या डॉक्यूमेंटेड मटेरियल से नहीं है, मेरा ज़ाती तजुर्बा एक्सपीरियंस है। कुछ ऊँच नीच हो तो भाई मुझे माफ़ कर देना।
अब मैं आप लोगों को चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो एलसी होती है इसके साथ कुछ और टर्म्स भी होती हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे सीएडी कहते हैं, डीए कहते हैं, और थोड़ी बहुत टर्म्स होती हैं। वो फिर मैं आपको एक अलग सेशन बना के बता दूंगा कि उसमें क्या होता है। लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली एक मरतबा बायर का, अच्छा फर्ज करो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल समझो, मिसाल सिर्फ दे रहा हूँ समझाने के लिए। थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर आया, उसने आपका सारा माल चेक किया, लेकिन माल ख़राब था। आपने उसके पैर वैर दबाए, ठीक है ना, फ़र्ज़ करो, सिर्फ समझा रहा हूँ। खैर आपने पैर वैर दबाया, आपने उसको बोला यार भाई प्लीज़ पास कर दे, ठीक है। तो उसने फ़र्ज़ करो उसने आपका पास कर दिया, मिसाल दो, लेकिन माल ख़राब गया है, लेकिन उसने पास कर दिया। पास करने पे इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट भी दे दिया, सर्टिफिकेट भी साथ गया, बायर ने ओके भी कर दिया, ऐसी मैच्योरिटी डेट भी आ गई, पेमेंट पूरी आएगी। पेमेंट भले माल ख़राब किया, उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। पहले रीज़न समझ लो क्या है। उसकी रीज़न ये होती है कि जैसे आप क्रेडिट कार्ड लेके आप जाते हो, एक पेट्रोल पंप जाते हो, और पेट्रोल पंप वाले को बोलते हो, मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ एक छोटी सी, कि भाई ये मैं मिसाल दे रहा हूँ 1000 रुपये का पेट्रोल डाल दो, लेकिन वो 1000 की जगह 700 का पेट्रोल डालता है, 300 रुपये की डंडी मार देता है। मिसाल दे रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसी नहीं बोलना चाह रहा मैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब वो एक बार क्रेडिट कार्ड स्वीप कर जाएगा तो अब बैंक डायरेक्टली पेट्रोल पंप वाले को देगा, उसका इस 300 रुपये के झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह एक मरतबा एलसी ओके हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, मेच्योरिटी डेट आ जाती है, तो फिर एज पर द कवानीन ऑफ एलसी उसको पेमेंट मिल जाएगी। तो यूजुअली क्लेम बाद में अलग से सेटल किए जाते हैं। हाँ, अगर उस मुल्क का, अब जैसे फॉर एग्जांपल वो माल पहुंच गया, 90 दिन के अंदर माल पहुंच गया, माल देखा, माल ख़राब निकला, अब वो आदमी जो है वो पेमेंट रोक सकता है, लेकिन इस तरीके से फिर उसको अपने कोर्ट में जाना पड़ेगा और जाके केस करना पड़ेगा उस कंपनी के खिलाफ कि भाई देखो मैंने से ये माल मांगा था, मेरे पास ख़राब माल आया, फलाना। उस सूरत में तो फिर कुछ गुंजाइशें निकलती हैं, लेकिन बैंकिंग कवानीन के हवाले से एक मरतबा एलसी मेच्योर हो गई तो फिर पेमेंट आ जाती है, यूजुअली आ जाती है। हाँ, अगर उस मुल्क का लेकिन कानून इन्वॉल्व हो जाए, कोर्ट उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, वो फिर एक नया मसला खड़ा होता है, फिर पेमेंट होल्ड हो जाती है, वो एक अलग कहानी है, मैं उसमें आपको डालना नहीं चल रहा। लेकिन बुनियादी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि एलसी क्यों इतनी सिक्योर्ड होती है और हम एलसी पे क्यों काम करना चाहते हैं। तो जो शिपिंग लाइन से, ये जो शिपिंग लाइन की मैंने आपको बात बोली है, शिपिंग लाइन का जो बीएल होता है, बिल ऑफ लेडिंग, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंट होता है। देखो ये शिपिंग लाइन तो खुद इतनी बड़ी कंपनी है, उसका जो BLO इसकी एक रसीद है, हाँ भाई आपका माल जा रहा है, तो वो कंफर्म कर देता है कि जी माल तो जा रहा है। तो माल की कंफर्मेशन तो हो जाती है, शिपिंग लाइन के जरिए से पेमेंट भी आ जाती है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को ये एक ओवरव्यू दिया था और देना था मैंने कि एलसी के बारे में, शिपिंग लाइन के बारे में, हम टेक्सटाइल का माल इतना एक्सपोर्ट करते हैं तो इसके बारे में कुछ पता चले।